जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए क्लास लेकर आए हैं। और इस क्लास में आज हम आपको प्रसूति एवं उससे संबंधित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित आपको आज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जिस तरीके से अभी है ना बहुत सारे गर्भावस्था, प्रसव, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो रोग होते हैं उनसे भी बहुत सारे रोग जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज इसी के बेस पर हम आपके लिए ये वाली क्लास लेकर आए हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि हमने आज क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक में जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का एनालाइज करने के बाद फिर जो ज़्यादातर, जैसे 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे थे गर्भावस्था से, बहुत सारे जैसे विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस तो पूछे ही थे। और लेकिन उसके अलावा जो गर्भावस्था, प्रसव और जो प्रसूति रोग होते हैं, गर्भावस्था के दौरान जो रोग होते हैं, ये सभी के बारे में पूछा है। तो उससे संबंधित आज की हम क्लास लेकर आए हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी और आपको इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे संबंधित और भी क्वेश्चंस हम इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली की क्लास की PDF रोज़ मिल जाती है। तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो रोज़ शाम को CDP की क्लास भी आपके लिए रेगुलर चल रही है, क्योंकि आपके 45 मार्क्स जो हैं वो CDP पर ही हैं। तो CDP की बिल्कुल आपको रोज़ 6:30 बजे शाम को क्लास मिल जाती है। मैम आपको CDP की क्लास करवाती हैं। तो बिल्कुल अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इन क्लासों से भी जुड़िएगा। इसके अलावा हम आपके लिए ICMR रिपोर्ट और फिर योजनाओं से संबंधित एक क्लास, हमने जो आपके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उन बेस पर हम उन पर आपके लिए अलग से टॉपिक बनाकर ही क्लास को ले रहे हैं। तो आप जितने भी लोग अगर अभी तक क्लास को देख रहे हैं और उन्होंने हमारी ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल आप जाइए इन क्लासों को देखिए, जिसमें हमने आपको ICMR रिपोर्ट के बारे में जो भी अपडेट है 2020 और 2024 की अपडेट, और इसमें लास्ट जो कल का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखिए और अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन करने की कोशिश कीजिए। और इसकी जो PDF के लिए हमने बताई दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आज की स्टार्ट करें क्लास, उससे पहले सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर लास्ट में बताइएगा कि आपको हमारी आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। और जो भी मैम सर अगर न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं आज से ही, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए तो आज की क्लास में हम सभी उन सभी भविष्य की महिला पर्यवेक्षकों का अभिवादन करते हैं और वेलकम करते हैं कि चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आप सभी को जिनका भी 18 तारीख को आज पेपर है उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें और बहुत अच्छा अपना पेपर करके आएँ। तो चलिए आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अब सभी लोग क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए और क्वेश्चन को करिएगा। बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसको करेंगे और बताएंगे कि यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन में शामिल है। बताइए, यौवन के दौरान जब आपका किशोर अवस्था स्टार्ट होती है तो बताइए किशोर अवस्था जो कि यौवन के दौरान आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। स्तन विकास होता है, जघन और कक्षीय बालों में वृद्धि होती है और मासिक धर्म आता है, या फिर सभी। बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि किस तरीके से
जो है विकास होता है। बताएं, सभी लोग बताएंगे कि आपका यौवन प्रारंभ होने पर क्या क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं। देखिए, स्तन का विकास बिल्कुल, जघन एवं कक्षीय बालों में वृद्धि भी होती है, मासिक धर्म आता है, और आवाज़, जैसे लड़कों में देखें तो आवाज़ भारी होना, आवाज़ भारी होना, और इसके अलावा अगर देखें तो लड़कों में देखें तो जो दाढ़ी मूछ वगैरह रहते हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी यौवन आरंभ के दौरान होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, महिलाओं में प्रथम मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। पहली बार अगर जो मासिक धर्म आता है तो उसको क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, रजोनिवृत्ति, कष्टार्तप कहा जाता है, या फिर एमेनोरिया कहा जाता है। बताइए, जब महिलाओं में पहली बार मासिक धर्म आता है तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए, रजोनिवृत्ति किसको कहते हैं, तो मासिक धर्म खत्म होने पर, है ना, मासिक धर्म जब खत्म हो जाता है ना, मासिक धर्म चला जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। जबकि पहली बार जो मासिक धर्म आता है उसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहा जाता है। पहली बार जो मासिक चक्र आता है, मासिक धर्म आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएंगे ताकि कम समय में हो जाए। बताएं, एक महिला में रजो धर्म की उम्र क्या है। बताएं, रजो धर्म की उम्र क्या है, 10 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 20 वर्ष। बताएं, मतलब कि रजो दर्शन मतलब कि मासिक चक्र प्रारंभ होना। ठीक है, मासिक चक्र जो है प्रारंभ होने की पूछ रहा है कि किस उम्र में प्रारंभ हो जाता है मासिक चक्र, किस उम्र में, 10 में, 13 वर्ष में, 16 वर्ष में, या फिर 20 वर्ष में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 13 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 वर्ष में जो है रजो दर्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, मासिक चक्र इसमें क्या हो जाते हैं, मासिक चक्र जो है प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र का प्रारंभ कौन सी उम्र में होता है, तो 13 वर्ष में हो जाता है। और खत्म कब होता है, तो खत्म की जो उम्र है वो लगभग 45 साल है। ठीक है, कितनी है, 45 साल जो है खत्म होने की उम्र है, जबकि 13 वर्ष क्या है, तो आने की उम्र होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन के आसपास जो वसा के महत्वपूर्ण प्रसार में कौन सा हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जब स्तन के आसपास जो इस तरीके से स्तन के आसपास जो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं, और इसमें क्या हो जाए, वसा जम जाए। क्या जम जाए, वसा जम जाए, वसा जमने लगे। तो बताइए, वसा के महत्वपूर्ण प्रसार से कौन सा हार्मोन जो है महत्वपूर्ण, मतलब कि इसका जो वसा का प्रसार होगा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा हार्मोन निभाएगा। एस्ट्रोजन निभाएगा, या फिर प्रोजेस्टेरोन निभाएगा, या फिर FSH निभाएगा, या फिर टेस्टोस्टेरोन निभाएगा। बताइए, जब स्तनों के पास क्या होने लगे, वसा का प्रसार होने लगे, तो बताइए उस समय कौन सा हार्मोन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताएं, सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखना, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो स्तनों के पास वसा का प्रसार करने में मदद करता है। ठीक है, जमने में क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है ये पुरुषों में होता है। ठीक है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहता है ये दोनों में स्त्री हार्मोन होते हैं। ये ठीक है, कैसे होते हैं, स्त्री हार्मोन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, 10 वर्ष की आयु में से पहले मासिक चक्र अगर शुरू होना क्या कहलाता है। देखिए, पहले तो एक डेट हमको दे रखी है कि एक एज होती है 13 साल की, तो 13 साल में अगर मासिक चक्र आते हैं तो ये नॉर्मल एज होती है। कौन सी होती है, नॉर्मल एज, इसमें आना ही चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर 10 साल से पहले आ जाए, लड़की अगर 10 साल की है और उससे पहले ही अगर उसको मासिक चक्र शुरू हो जाते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कोशियस बोला जाता है, या
असामयिक बोला जाता है, या फिर एमेनोरिया बोलते हैं, या फिर कष्टार्तब बोला जाता है? बताइए। अगर 10 साल से पहले की उम्र में ही क्या होने लगे, मासिक चक्र आने लगे, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? बताएंगे इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे कि इसको क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखें, इसे असामयिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असामयिक, मतलब बिना समय के ही आ जाता है ना। वैसे इसका कितना है कि 13 साल तक आना चाहिए, लेकिन अगर वो 10 साल से पहले ही आ रहा है तो उसे असामयिक कहा जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है? देखिए, जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है, मासिक चक्र प्रारंभ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि मासिक धर्म जो है स्थायी रूप से बंद हो जाए, फिर उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखें, उसको रजोनी वृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोनी वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, मासिक धर्म जब स्थायी रूप से बंद हो जाता है, क्या हो जाता है? स्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो स्थायी रूप से बंद हो जाएगा तो उसको हम रजोनी वृत्ति कहते हैं। और इसकी उम्र कितनी दी गई है? तो 45 साल दी गई। कितनी दी गई है इसकी? तो 45 साल की उम्र में क्या होता है? रजोनी वृत्ति हो जाती है। जबकि 13 साल की उम्र में क्या होता है? तो रजोदर्शन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रजोनी वृत्ति। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, रजोनी वृत्ति के दौरान होने वाले अंतःस्रावी परिवर्तनों में शामिल है। देखिए, जब पीरियड्स चले जाते हैं, स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं पीरियड्स, तो उस समय फिर क्या क्या परिवर्तन आते हैं? बताइए। सीरम एस्ट्रोडियोल स्तर में गिर जाता है, मतलब जो एस्ट्रोडियोल जो सीरम है वो क्या होता है? उसका स्तर कम होने लगता है क्या? ठीक है, दूसरा है कि जो FSH, ठीक है, FSH जो हार्मोन होता है, इसका स्तर गिर जाता है क्या? या फिर LH जो होता है, LH इसका स्तर में वृद्धि हो जाती है, या फिर जो एंड्रोजन होता है उसका स्तर बढ़ने लगता है? बताइए, क्या होने लगता है? रजोनी वृत्ति के समय, मतलब जो स्थायी रूप से जब जो मासिक चक्र है वो खत्म हो जाता है, तो उस टाइम फिर उसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें आप, जब है ना स्थायी रूप से अगर मासिक चक्र बंद हो जाता है, तो याद रखें FSH जो हार्मोन रहता है, इसका स्तर भी क्या होने लगता है? गिरने लगता है। क्या होने लगता है? गिरने लगता है। FSH हार्मोन हार्मोन जो रहता है, इसका भी स्तर क्या होने लगता है? गिरने लगता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, रजोनी वृत्ति के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि किस कारण से होती है? देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा? अच्छा, को पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि बताइए FSH में गिरावट हो, इसके कारण है चेहरे पर बालों की वृद्धि होने लगती है, या LH स्तर में वृद्धि हो रही है इसलिए, या फिर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन अनुपात में कमी हो जाती है इसलिए, या फिर एंड्रोजन स्तर में कमी हो जाती है इसलिए? बताएं, जब मासिक चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद चेहरे पे जो बालों की वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है? तो याद रखें, अभी जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का अनुपात में क्या हो जाती? कमी हो जाती। मतलब एंड्रोजन और एस्ट्रोजन भी क्या हो जाते? कम हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होने लगता है? तो उसके कारण हमारे जो चेहरे पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। तो याद रखें, देखिए क्या होता है? रजोनी वृत्ति हो जाती, तब FSH हार्मोन भी कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन एंड्रोजन का अनुपात भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी एस्ट्रोजन एंड्रोजन अनुपात में कम हो जाएंगे तो उसके कारण हमारे चेहरे पे क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, यौवन के बाद मोटे रोगियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम होती है क्योंकि? बताएं, जब यौवन के बाद क्या होता है कि जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटे रोगी जो होते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कि
FSH का स्तर गिर जाता है, या LH का स्तर गिर जाता है, या अधिक एंड्रोजन और का एस्ट्रोजन में रूपांतरित होना, या फिर अधिक एस्ट्रोजन का एंड्रोजन में रूपांतरित होना। बताइए, यौवन के बाद जो मोटे रोगी होते हैं उनमें ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम होती है, वो क्यों होती है बताइए। देखिए, अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, हम कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप प्लीज़ सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, वो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, तो क्या है, तो ये जो मोटे लोग होते हैं उनमें यौवन प्रारंभ होने पर वो ओस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कि उसमें अधिक, जब यौवन आरंभ होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, अधिक एंड्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये जो एंड्रोजन होता है वो अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन में बदल जाता है। इसलिए क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं, मोटे रोगी होते हैं, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस कम होता है। ठीक है, जब यौवन चालू होता है तो ओस्टियोपोरोसिस, जो मोटे लोग होते हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अधिक मात्रा में जो एंड्रोजन है वो एस्ट्रोजन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। देखिए, रजोनिवृत्ति हो जाएगी, स्थायी रूप से क्या हो जाता है, मासिक चक्र बंद हो जाता है ना, स्थायी रूप से मासिक चक्र क्या हो जाना, बंद हो जाना। अब इसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब बताइए कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। गर्भाशय छोटा हो जाता है क्या, योनि सक्रिय हो जाएगी, अंडाशय का आकार छोटा हो जाएगा, या फिर ये सभी बताएंगे। सभी के पीरियड्स जाने के बाद, पूरी परमानेंट जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल गर्भाशय भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें गर्भाशय भी छोटा हो जाएगा, योनि कैसी हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, और अंडाशय का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सभी जो हैं इसके लक्षण हैं। ये सभी क्या हैं, इसके लक्षण हैं। बिल्कुल, ये सभी क्या हैं, इसके लक्षण हैं। ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। गर्भाशय भी छोटा हो जाएगा, योनि भी सक्रिय हो जाएगी, और अंडाशय का आकार भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है भैया, इसमें बताएंगे, आप सभी लोग बताएंगे। असत्य कथन पूछा है, और असत्य कथन आप सभी लोग बताइए। असत्य कथन पूछा है कि जन्म के समय गर्भाशय शरीर और जो गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात जो रहता है वो 1:2 होता है क्या। देखिए, जन्म के समय गर्भाशय शरीर, है ना, जो गर्भाशय रहता है उसमें शरीर और गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात, मतलब कि उसका शरीर जो रहेगा वो 1 रहेगा, और गर्भाशय जो है ग्रीवा वो 2 अनुपात में रहेगी। या फिर जब मासिक धर्म शुरू होता है तब गर्भाशय शरीर, जो शरीर और गर्भाशय ग्रीवा का अनुपात 1:1 होता है। या रजो दर्शन के बाद गर्भाशय जो रहता है वो शरीर और गर्भाशय ग्रीवा के अनुपात 2:1 हो जाता है। या रजोनी वृत्ति के बाद अनुपात 3:1 हो जाता है। बताइए, इनमें से गलत कौन सा है, बताएं। देखिए, इसमें से गलत कौन सा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सही कौन सा है। देखिए, जब जन्म के समय जो गर्भाशय शरीर होता है, ठीक है, क्या होता है, गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा जो रहती है इसका अनुपात कितना होता है, 1:, बिल्कुल 1:2 होता है। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है कि जन्म के समय जो गर्भाशय शरीर होता है वो उसकी यूनिट 1 होती है और गर्भाशय ग्रीवा की 2 होती है, तो 1:2 होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा है, जब मासिक धर्म शुरू होता है तो गर्भाशय शरीर जो रहेगा, मासिक धर्म के समय गर्भाशय शरीर और गर्भाशय ग्रीवा जो रहती है वो कितनी हो जाता है, 1:1 हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, जब जन्म होता है तब गर्भाशय शरीर और
गर्भा से ग्रीवा 1:2 रहता है। लेकिन जब मासिक धर्म चालू हो जाता है तब गर्भा से शरीर और गर्भा से ग्रीवा 1:1 हो जाते हैं। लेकिन जब रजु दर्शन के बाद गर्भा से शरीर और गर्भा से ग्रीवा के बीच का अनुपात कितना होता है? 2:1 हो जाता है, बिल्कुल, है ना। और लास्ट क्या है कि जब रजोनी वृत्ति होती है तो 3:1 नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, है ना। तो लास्ट वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये गलत है कि रजोनी वृत्ति के बाद जो शरीर गर्भा से शरीर और गर्भा से ग्रीवा का अनुपात 3:1 हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, रजोनी वृत्ति के बाद एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने का अधिक खतरा हो जाता है, क्यों? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो रहता है, एक जो रजोनी वृत्ति मतलब वो कि स्थायी रूप से जब बंद हो जाता है पीरियड तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है, या एस्ट्रोजन में वृद्धि हो जाएगी, या LH स्तर में गिरावट हो जाएगी, या फिर FSH स्तर में मतलब हार्मोन में जो है गिरावट हो जाएगी। बताइए किस कारण से रजोनी वृत्ति के बाद एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने का अधिक खतरा होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखें। देखिए, एस्ट्रोजन के स्तर में क्या हो जाएगी, यहाँ पर गिरावट हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट हो जाती है, इस कारण से क्या होता है, जो रजोनी वृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एस्ट्रोजन स्तर क्या हो जाता है, इनका गिर जाता है। एस्ट्रोजन स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, एस्ट्रोजन स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और ये क्यों मोटे लोगों में कम होती है ना, यौवन के बाद मोटे लोगों में कम होती है, मोटे रोगियों में क्या होती है, कम होती है। और वो क्यों कम होती है? तो इसका रीज़न क्या था कि एंड्रोजन जो है, अधिक एंड्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए, ठीक है। और रजोनी वृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाएंगे, मतलब कि ये एस्ट्रोजन पर निर्भर करता है कि देखिए एंड्रोजन जब एस्ट्रोजन में बदल रहा था तो मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा था तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम हुई, अब जैसे रजोनी वृत्ति के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा कम हुई तो मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगा। तो याद रखें, ऑस्टियोपोरोसिस जो रहती है वो किस पर निर्भर करता है, एंड्रोजन की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रजोनी वृत्ति के बाद महिलाओं में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है, बताएं। देखिए, जो रजोनी वृत्ति के बाद जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसमें प्रमुख हार्मोन कौन सा रहता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या FSH, या फिर LH? बताइए कौन सा हार्मोन जो रहता है रजोनी वृत्ति के बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्रयुक्त होता है, बताएं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर याद रखें, एस्ट्रोजन। क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन की ही मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो रहती है उसमें कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो क्या हो जाता है, मुख्यतः प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि विलंबित रजोनी वृत्ति के से आप क्या समझते हैं? जो विलंबित रजोनी वृत्ति से आप क्या समझते हैं? देखिए, विलंबित मतलब विलंब हो रहा है ना, देर हो रही है। अब बताइए, जब रजोनी वृत्ति 45 वर्ष की आयु के बाद नहीं होती, मतलब 45 वर्ष की हो चुकी है महिला फिर भी उनका पीरियड्स नहीं जा रहा है, इसको हम विलंबित रजोनी वृत्ति बोलेंगे। या फिर 40 की आयु के बाद नहीं जा रहा है, इसको बोलेंगे। या फिर 50 की आयु के बाद नहीं जा रहा है, इसको बोलेंगे। या फिर 55 की आयु हो गई फिर भी नहीं जा रहा है, इसको बोलेंगे। बताइए विलंबित रजोनी वृत्ति किसको कहते हैं?
अभी हमने बताया था रजोनी वृत्ति कब होती है, तो 45 में हो जाती है, लेकिन 45 के कुछ दिन बाद तक भी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 55 की हो गई है और फिर भी नहीं जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलंबित रजोनी वृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अगर 55 की आयु के बाद भी जो है रजोनी मतलब पीरियड्स नहीं जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो विलंबित रजोनी वृत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, है ना। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बताइए कि सिफिलिस का कारक जीव कौन सा है। बताइए सिफिलिस किसके कारण से होता है, सिफिलिस किससे संबंधित है। तो सिफिलिस रोग जो है वो कैसा है, लैंगिक रोग है एक। और ये किसके कारण से होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस के द्वारा, ट्रेपेनोमा पैलिडम के द्वारा, पॉक्स वायरस के द्वारा, हेमोफिलस ड्यूक्रेई के द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, किस जीव के द्वारा होता है। तो सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा सिफिलिस होता है। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा क्या होता है, सिफिलिस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए चैनक्रोइड का कारक जीव कौन सा है। चैनक्रोइड किसके कारण से होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस या फिर ट्रेपेनेमा पैलिडम, पॉक्स वायरस या फिर होमोफिलस ड्यूक्रेई। बताइए तो देखिए चैनक्रोइड जो रहता है ये किसके कारण होता है, तो हेमोफिलस ड्यूक्रेई के द्वारा होता है। किसके कारण होता है ये चैनक्रोइड किसके द्वारा होता है, तो चैनक्रोइड किसके द्वारा होता है, तो याद रखें चैनक्रोइड जो होता है हेमोफिलस ड्यूक्रेई द्वारा होता है। जबकि ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण क्या होता है, तो सिफिलिस होता है। क्या होता है, सिफिलिस होता है। याद रखें क्या होता है, सिफिलिस होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए फेलोपियन ट्यूब में संक्रमण को क्या कहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब में संक्रमण हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, या फिर बार्थोलिनिटिस कहा जाता है, या सप्लिंगाइटिस कहा जाता है, या फिर एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है। बताइए अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर संक्रमण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, या फिर बार्थोलिनिटिस कहा जाता है, या सप्लिंगाइटिस कहा जाता है, या फिर एंडोमेट्रोइटिस कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका सप्लिंगाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्लिंगाइटिस कहा जाता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में संक्रमण हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सप्लिंगाइटिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सप्लिंगाइटिस कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सप्लिंगाइटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़ादायक मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। जो पीड़ादायक मासिक धर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, रक्तस्राव कहा जाता है, या फिर कष्टार्तप कहा जाता है, या एमेनोरिया कहा जाता है, या रजोनी वृत्ति कहा जाता है। पीड़ादायक मासिक चक्र होगा तो नाम से ही पता चल रहा है पीड़ादायक है, तो इसको कष्टार्तप कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, कष्टार्तप कहा जाएगा। जो पीड़ादायक मासिक चक्र होता है उसको क्या कहते हैं, कष्टार्तप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कष्टार्तप का कारण नहीं है। इनमें से कौन एक प्राथमिक कष्टार्तप का कारण नहीं है, बताएंगे। ग्रीवा नहर का संकुचित होना, या फिर गर्भाशय हाइपोप्लेसिया, या फिर वेसोप्रेसिन का बढ़ा हुआ स्राव, या फिर
प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन कम होना। बताइए इनमें से कौन जो है प्राथमिक कष्टार्तप का कारण, मतलब कि जिसको पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इनमें से एक क्या है जो उसका कारण नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो उसी का कारण है, तेज दर्द होने का कारण। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो याद रखें प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसका उत्पादन अगर कम हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको दर्द हो रहा है या नहीं, लेकिन ग्रीवा नहर का संकुचित होने से भी क्या होता है, ज़्यादा दर्द होता है। प्राथमिक कष्टार्तप का पूछ रहे हैं ना। गर्भाशय हाइपोप्लेसिया के कारण भी पहली बार अगर पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वेसोप्रेसिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी जो है पहली बार के पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए प्राथमिक डिस्मेनोरिया मुख्य रूप से पाया जाता है। जो प्राथमिक डिस्मेनोरिया जो होता है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। किशोरी लड़कियों में, गर्भवती महिलाओं में, या 35 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में, या 45 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में। बताएं प्राथमिक डिस्मेनोरिया जो रहता है मुख्य रूप से किस में देखने को मिलता है। प्राथमिक डिस्मेनोरिया, तो देखिए प्राथमिक डिस्मेनोरिया किस में देखने को मिलता है, तो याद रखें किशोरी लड़कियों में, है ना। किशोरी लड़कियों में प्राथमिक डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राथमिक डिस्मेनोरिया किस में देखने को मिलता है, किशोरी लड़कियों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा कि सामान्य अंतराल पर अधिक मात्रा में चक्रीय स्राव को कहा जाता है। देखिए सामान्य अंतराल पर अधिक मात्रा में क्या होगा, चक्रीय स्राव को कहा जाएगा। देखिए अगर बिल्कुल सामान्य अंतराल के बाद पीरियड्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप है ना रक्त स्राव जो होता है वो अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया बोलेंगे, या अधिक रक्त स्राव बोलेंगे, या मेट्रोरहाजिया बोलेंगे, या कष्टार्तप बोलेंगे। बताइए सामान्य समय अंतराल के बाद ही आपको पीरियड आ रहा है फिर भी उसमें ज़्यादा रक्त स्राव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, मेनोरेजिया कहा जाता है। याद रखें कि सामान्य समय अंतराल के बाद भी अगर अधिक पीरियड आते हैं, अधिक रक्त स्राव होता है तो उसे मेनोरेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेनोरेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मेनोरेजिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि चक्रीय रक्त स्राव जिसमें एमसी की अवधि 21 दिन या फिर उससे कम हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए अब देखिए अभी हमने देखा था मेनोरेजिया किसको बोल रहे थे कि समय बिल्कुल सामान्य समय अंतराल के बाद क्या हो रहा है फिर भी आपको रक्त क्या निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको हम मेनोरेजिया कह रहे थे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि जो है ना जो पीरियड्स होते हैं वो उसकी अवधि अगर 21 दिन है या 21 दिन या फिर इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब कि हर महीने आपको मतलब कि जो मासिक पीरियड्स आते हैं वो आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 28 दिन का होता है। लाइफ साइकिल उसकी कितनी होती है, 28 दिन की होती है। लेकिन उसके 28 दिन में ना होकर वो 21 दिन में ही आपको बार बार आ रहा है ना। आपका लास्ट पीरियड डेट जो थी उसका 21 दिन के पहले ही फिर अगला पीरियड आ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, मेनोरेजिया कहा जाएगा, अधिक रक्त स्राव कहा जाएगा, मेट्रोरेजिया कहा जाएगा, या कष्टार्तप कहा जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अधिक रक्त स्राव बोलेंगे। अधिरक्त स्राव क्या बोलेंगे, अधिरक्त स्राव इसको कहा जाता है। ठीक है, अधिरक्त स्राव इसको कहा जाता है। याद रखें कि आपको पीरियड्स जो हैं 21 दिन के अंदर या इससे कम दिन के अंदर आते हैं तो समझ लीजिए मतलब कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि अधिरक्त स्राव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि पोलीमेनोरिया को और भी क्या कहा जाता है। जो पोलीमेनोरिया जो रहता है उसको और क्या कहते हैं।
मेनोरेजिया कहते हैं अधिरक्त स्राव, या फिर मेट्रोरेजिया, या फिर कस्टार्ता। तो जो पोलीमेनोरिया जो रहता है वो क्या कहलाता है, याद रखें, अधिरक्त स्राव को हम पोलीमेनोरिया भी कहते हैं। अगर बाई चांस आपके में लिखा जाए कि 21 दिन या फिर इससे कम, है ना, कम दिन में अगर आपको पीरियड्स बार बार आते हैं, है ना, आपकी लाइफ जो इसकी पीरियड साइकिल जो रहती है आपकी 21 दिन या फिर इससे कम है, तो उस कंडीशन में अगर अधिरक्त स्राव नहीं लिखा है तो फिर उसमें क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखें उसको पोलीमेनोरिया बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोलीमेनोरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोलीमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पोलीमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, मेनोरिया किसको कहते हैं, जब है ना ब्लडिंग ज़्यादा हो रही हो उसे मेनोरिया कहते हैं। लेकिन पोलीमेनोरिया किसको कहते हैं, जब कम दिन में ही बार बार क्या हो जाते हैं, पीरियड्स आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में अनियमित और चक्रीय रक्तस्राव को क्या कहते हैं। देखिए, अनियमित मतलब कि हर कभी पीरियड्स आ जाना। अब वो उसको क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया बोलेंगे, अधिरक्तस्राव बोलेंगे, मेट्रोरेजिया बोलेंगे, या कस्टार्ता बोलेंगे। देखिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो देखिए मेनोरेजिया किसको बोलते हैं, अधिक रक्तस्राव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अधिक रक्त, मतलब कि ज़्यादा रक्त निकलता है, अधिक रक्तस्राव होता है तो उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर 21 दिन या फिर 21 या फिर इससे कम दिन में क्या होता है, कम दिन में आपको पीरियड आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोलीमेनोरिया कहते हैं। उसको पोलीमेनोरिया या फिर अधिरक्त स्राव कहते हैं। लेकिन मेट्रोरेजिया किसको कहा जाता है, तो मेट्रोरेजिया मतलब होता है अनियमित हो जाता है, मतलब गर्भाशय से अनियमित चक्रीय रक्तस्राव हो, अनियमित पीरियड मतलब कभी हर कभी पीरियड आ जाना, फिर वो क्या कहलाता है, तो हर कभी पीरियड आना मेट्रोरेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर आप अनियमित रूप से आपको पीरियड आते हैं, चक्रीय स्राव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोरेजिया बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो मेट्रोरेजिया कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रोरेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, जब मासिक धर्म का रक्तस्राव बहुत कम होता है ना, और 2 दिनों से कम तक रहता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए हमने ज़्यादा वाला देख लिया, अब ये कम वाला देख रहा है। अगर किसी किसी को जैसे कि मासिक जिसको किसी किसी को पीरियड्स आते हैं और उनमें है ना उनको ब्लीडिंग बहुत कम होती है और उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा या तो 2 दिन रहेगी या 2 दिन से भी कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे, एमेनोरिया बोलेंगे, या फिर हाइपोमेनोरिया बोलेंगे, या कस्टार्ता बोलेंगे। बताइए क्या कहा जाएगा। तो देखिए जब है ना मासिक चक्र में रक्तस्राव आपको 2 या 2 से कम दिनों के लिए होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइपोमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, प्रजनन काल के दौरान मादा में मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। देखिए अब जब प्रजनन काल होता है मतलब जब गर्भ अवस्था होती है तो उस समय पर मासिक धर्म क्या हो जाता है, कुछ दिन के लिए रुक जाता है। तो जब वो अनुपस्थित हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अधिरक्त स्राव बोलेंगे, या एमेनोरिया बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कस्टार्ता बोलेंगे। बताइए कब बोलेंगे उसको, तो याद रखें इसे एमेनोरिया बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, हाँ एमेनोरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, एमेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, एमेनोरिया मतलब कि देखिए इसमें क्या होगा, प्रजनन काल में जैसे कि गर्भावस्था में
ठीक है। गर्भावस्था में क्या हो, तो गर्भावस्था में मासिक धर्म क्या हो, अनुपस्थित हो, मासिक धर्म अनुपस्थित हो। ठीक है, मासिक धर्म क्या हो, अनुपस्थित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखें, उसको हम क्या कहते हैं, एमेनोरिया कहते हैं, एमेनोरिया कहते हैं। और अधिक रक्तस्राव किसको कहते हैं, जब आप क्या होता है 21 दिन से कम इसकी आपकी पीरियड साइकिल हो उसको। और हाइपोमेनोरिया कब बोलते हैं, जब कम ब्लड निकलता हो और 2 दिन तक ही निकले या फिर इससे कम। और एमेनोरिया किसको, जब गर्भ अवस्था के दौरान क्या होता है, तो मासिक धर्म अनुपस्थित होता है। ठीक है, देखिए हमने एक एक आपको एक ही साथ स्टेप ना लिखवा के हमने आपको क्वेश्चन बना के पूरे नाम आपको याद करा दिए हैं। तो आप बिल्कुल इनको याद रखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है। बताइए मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण कौन सा है। जो फ्राइवा एड गर्भा से, ठीक है, मेनोरेजिया। अब देखिए मेनोरेजिया अभी हमने पढ़ा था, अब बताएं इसका सामान्य कारण क्या हो जाएगा। मेनोरेजिया क्यों होता है, मतलब कि सामान्य जो है पीरियड्स आपके आते हैं लेकिन फिर भी उनमें रक्तस्राव ज़्यादा होता है, तो वो क्यों होता है। फ्राइवा एड गर्भाशय के कारण, या एडेनोमाइसिस के कारण, या फिर अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव के कारण, या फिर ये सभी। बताएं किस कारण से होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखना ये सभी चीज़ें जो फ्राइवा एड गर्भाशय के कारण भी होता है, एडेनोमाइसिस के कारण भी होता है, अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव के कारण भी होता है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वे स्थिति जिसमें रक्तस्राव इतना अनियमित और अत्यधिक हो जाता है कि मासिक धर्म की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए अब ये कौन सी स्थिति है, जब रक्तस्राव अनियमित और अत्यधिक होता है। अनियमित मतलब कि हर कभी आना और बहुत सारा ब्लड आना, फिर उसकी मासिक धर्म की पहचान भी नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोरेजिया कहते हैं, मेट्रोरेजिया कहते हैं, हाइपर मेनोरेजिया कहते हैं, या फिर मेट्रोरेजिया कहते हैं। देखिए ये कब, जब पीरियड्स जाते हैं तब ये कंडीशन बनती है। तो बताइए, और कभी कभी पहले भी बन जाती है, तो ये बताइए इस कंडीशन को क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, जब पीरियड्स बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो और हर अनियमित रूप से रक्तस्राव हो रहा हो, और है ना ये मासिक धर्म मतलब अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पीरियड्स चल रहे हैं कि नहीं, तो इस कंडीशन को हम मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, मेनोमेट्रोरेजिया कहा जाता है। ठीक है, मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूमर मार्कर डिम्ब ग्रंथि जर्म सेल ट्यूमर के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। बताएं इनमें से कौन सा ट्यूमर मार्कर जो है वो एक डिम्ब ग्रंथि जर्म सेल ट्यूमर के निदान के लिए उपयोग किया जाएगा। तो C125 या LDH या SCC या फिर टेक 72। बताइए कौन सा किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूमर मार्क डिम्ब ग्रंथि जर्म सेल ट्यूमर के निदान में उपयोग किया जाता है। बताएं कौन सा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, याद रखें LDH। कौन सा किया जाता है, तो LDH किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, LDH इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए DUB का पूरा नाम क्या है। DUB का पूरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष गर्भाशय रक्तस्राव है, या फिर प्रत्यक्ष गर्भाशय रक्त वाहिकाएं, या अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव, या फिर गर्भाशय रक्त वाहिकाओं का खराब होना। बताएं क्या कहलाएगा, DUB का पूरा नाम क्या है। तो DUB का पूरा नाम क्या है, तो याद रखें DUB का पूरा नाम क्या है, अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव। कैसा, अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव जो है DUB का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए बताइए असमान गर्भाशय
रक्तस्राव की स्थिति जिसमें कोई चिकित्सीय रूप से पता लगाने योग्य श्रोणि विकृति मौजूद नहीं होती उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर असामान्य रक्तस्राव हो रहा है तो ऐसी असामान्य रक्तस्राव की स्थिति जिसमें कोई भी चिकित्सीय रूप से पता नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कंडीशन के कारण हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया बोलेंगे, पॉलीमेनोरेजिया बोलेंगे, अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव बोलेंगे, या फिर कस्टार्टप बोलेंगे। तो याद रखें, इसको अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव कहते हैं। इसे DUB बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? DUB। अभी हमने पढ़ा है। तो DUB कौन सी कंडीशन होती है? इसमें है ना असामान्य रक्तस्राव होता है और चिकित्सीय पद्धति से भी पता नहीं चलता कि ये मतलब कि कोई चिकित्सीय पद्धति से भी हम पता नहीं लगा पाते कौन सी विकृति हो रही है, कौन से किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं DUB, मतलब कि अक्रियाशील गर्भाशय स्राव। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस हार्मोनल थेरेपी का उपयोग DUB प्रबंधन के लिए किया जाता है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल थेरेपी का उपयोग DUB प्रबंधन। अब देखिए, कौन सा हार्मोन DUB के लिए यूज़ किया जाता है। बताइए, DUB के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाएगा। तो गर्भ निरोधक गोलियां, या फिर नोरेथिस्टेरोन एसीटेट, या फिर 17 अल्फा एथिलीन टेस्टोस्टेरोन, या फिर सभी। बताइए कौन सा यूज़ किया जाता है कि हार्मोनल थेरेपी, मतलब निम्नलिखित में से किस हार्मोनल थेरेपी का उपयोग DUB प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो DUB के प्रबंधन के लिए कौन सी हार्मोनल थेरेपी का उपयोग करेंगे। तो याद रखें, इसके लिए गर्भ निरोधक का भी उपयोग कर लेते हैं, नोरेथिस्टेरोन एसीटेट का भी उपयोग करते हैं, और 17 अल्फा एथिनिल टेस्टोस्टेरोन का भी उपयोग करते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, DUB से पीड़ित महिला में एंड्रोमेट्रियल रिलेक्शन के संकेत जो होते हैं निम्नलिखित हैं सिवाय। देखिए, इसमें है ना, जो DUB से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनमें एंड्रोमेट्रियल रिसेक्शन के संकेत होते हैं, है ना। एंड्रोमेट्रियल रिसेक्शन के संकेत होते हैं, लेकिन एक किसके सिवाय। ठीक है, तो महिला जब 35 से अधिक हो जाती है, या वे महिला जिसने अपना पूरा परिवार कर लिया हो, या महिला जिसे कैंसर जैसी कोई महत्वपूर्ण एंडोमेट्रियल विकृति ना हो, या फिर नवविवाहित महिला। बताइए, तो एंड्रोमेट्रियल रिसेक्शन का संकेत किस में नहीं होता। बताइए, तो याद रखें, ये नवविवाहित महिला में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जो 35 से ऊपर हो गई उनमें देखने को मिल जाएगा। ये जो महिला जिसमें अपना परिवार पूरा कर लिया उनमें भी देखने को मिल जाएगा, और जो महिलाएं कैंसर जैसी महत्वपूर्ण एंड्रोमेट्रियल विकृति जिनमें नहीं हो उनमें भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन नवविवाहित में देखने को ये नहीं मिलेगा। बताइए, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के उपचार में शामिल है। बताएं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के उपचार में शामिल है, कौन शामिल है। ब्रोमोक्रिप्टीन का उपयोग, या फिर अवसाद रोधी दवाओं का उपयोग, या फिर पायरिडॉक्सिन का उपयोग, या फिर इनमें से सभी। बताएं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। प्रीस्टुअल सिंड्रोम के उपचार में शामिल है। तो प्रीस्टुअल सिंड्रोम के उपचार में क्या शामिल है, तो याद रखें। देखिए, ब्रोमोक्रिप्टीन का उपयोग भी किया जाता है, अवसाद रोधी दवाओं का भी उपयोग करते हैं, और पायरिडॉक्सिन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन और ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, मोनीलियासिस के लिए जिम्मेदार कारक जीव है। बताइए, कौन सा मोनीलियासिस के लिए जिम्मेदार कारक जीव है, कौन सा है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस,
या ट्रीनिया क्रूरिस या फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर गोनोकोकी? बताइए। जो मोनीलियासिस के लिए में मोनीलियासिस एक क्या है, लैंगिक रोग है, ठीक है, स्त्री रोग है। तो हमने बताया भी था, इसमें रोग से संबंधित भी क्वेश्चन से चलेंगे, तो बताएं। मोनीलियासिस के लिए जिम्मेदार कारक जीव है कैंडिडा एल्बिकेंस या ट्रीनिया क्रूरिस या फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर गोनोकोकी? बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखें, जो मोनीलियासिस जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। मोनीलियासिस किसके कारण होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव काल में योनि शोध का सबसे आम कारण है? बताइए इनमें से कौन सा जो है, देखिए प्रसव काल में अगर योनि शोध का सबसे आम कारण कौन सा है, योनि कोई भी योनि से संबंधित कोई समस्या हो जाए तो उसका सबसे आम कारण कौन सा होगा, ट्राइकोमोनिएसिस होगा या फिर मोनीलियासिस होगा या एट्रोपिक योनि होगा या फिर स्ट्रेप्टोकोकी होगा? बताइए। तो देखिए प्रसव काल में योनि से संबंधित अगर कुछ शोध होता है तो वो उसका आम कारण क्या हो जाएगा, याद रखें, ट्राइकोमोनिएसिस। क्या हो जाएगा उसका आम कारण, ट्राइकोमोनिएसिस इसका आम कारण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए योनि ट्राइकोमोनिएसिस तब अधिक हानिकारक होगा? बताइए कब अधिक हानिकारक होता है? जो योनि ट्राइकोमोनिएसिस कब ज़्यादा हानिकारक होगा, जब योनि का पीएच 1 से लेकर 2 के बीच में हो या फिर पीएच 3 से लेकर 4 के बीच में हो, 6 से 7 के बीच में हो या पीएच में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताए योनि में जो ट्राइकोमोनिएसिस हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कब होगा, याद रखें कब होगा, जब पीएच कितना हो, पीएच 6 से 7 के बीच हो। कब होगा, पीएच अगर 6 से 7 के बीच होता है तो तब बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। कौन, ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि रजोनी वृत्ति के बाद महिला में योनि की सूजन को क्या कहा जाता है? देखिए जब रजोनी वृत्ति हो जाती, पीरियड्स चले जाते हैं, तब महिलाओं की योनि में क्या सूजन आती है तो उसको क्या कहा जाता है? विषाक्त शॉक सिंड्रोम कहा जाए, वृद्ध अवस्था योनि शोध कहा जाए, क्लेमाइडियल बेजिनाइटिस कहा जाता है या फिर क्रोनिक योनि शोध कहा जाता है? बताइए। तो देखिए जब रजोनी वृत्ति के बाद जो महिलाओं की योनि में सूजन आती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो वृद्ध अवस्था योनि शोध कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, वृद्ध अवस्था योनि शोध कहा जाता है। कौन सी, वृद्ध अवस्था योनि शोध कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए रजोनी वृत्ति के बाद पीले या फिर रक्त मिश्रित योनि स्राव की उपस्थिति या योनि खुजली निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं? बताएं। जब योनि मतलब कि जब रजोनी वृत्ति हो जाती, पीरियड्स चले जाते हैं, उस टाइम पर पीले या रक्त मिश्रित योनि स्राव से की उपस्थिति या योनि में खुजली किसका कारण हो सकती है? तो रजोनी वृत्ति का लक्षण है या फिर विषाक्त शॉक सिंड्रोम का है या असामान्य मेनोरेजिया का है या वृद्ध अवस्था योनि शोध का है? बताएं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वृद्ध अवस्था योनि शोध का ये सब लक्षण है, ठीक है। चलो बताइए वृद्ध अवस्था योनि शोध का सामान्य कारण क्या है? जो वृद्ध अवस्था में योनि शोध होता है उसका सामान्य कारण क्या है? FSH में वृद्धि होना या फिर एस्ट्रोजन में कमी होना या फिर कुपोषण होना या फिर एंड्रोजन में कमी होना? बताइए। तो याद रखें जो वृद्ध अवस्था में योनि शोध का सामान्य लक्षण किसके कारण होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन की कमी, है ना। एस्ट्रोजन की कमी के कारण ही इनको ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ये भी आप याद रखें। तो देखिए
आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें जाते समय लिख के बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जाते समय क्लास को एक बार शेयर करके ज़रूर जाइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा CDP की क्लासेस भी चल रही हैं। रोज़ शाम को 6:30 बजे आपकी CDP की क्लास आती है। अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। इससे पहले हमने योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको मैराथन ली है, ICMR से संबंधित ली है, टीकाकरण से संबंधित ली है, मैथ से संबंधित। तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जो टॉप 100 क्वेश्चन वाला जो महिला पर्यवेक्षक का सेक्शन मिलेगा, तो उसमें जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों, और जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।